आप कब जाएंगे? उसके मुंह से निकला तो उसे एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर कितना गलत सवाल कर चुकी है। तुम मुझे निकाल रही हो? आफ्टर ऑल तुम्हारा घर है, तुम ऐसा कर सकती हो। वो उसके करीब आता धीरे से बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने झुके सर से कहा, परसों मालिक मकान आया था? उसने चौंकते सर हिलाया। वो किराया रहता था पिछला, मैं कल दे दूंगी उसको। उसने बिला वजह ही शर्मिंदा होते हुए कहा, उसकी ज़रूरत नहीं, ये घर अब मेरे नाम पर है, तो किराया तुम मुझे दोगी। उसने कहा तो मन्नत ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे नहीं बता पाया कि उस आदमी का मन्नत पर चिल्लाना उसे कितना बुरा लगा था, जो उसके हायर किए शख्स ने उसे बताया था। उसने वहीं रहते उस शख्स से ये घर खरीद लिया था। इतना कमाने का क्या फ़ायदा अगर उसकी बीवी ने धक्के ही खाने थे। मन्नत कब से उसी घर में रह रही थी, बिजनेस अभी शुरू किया था जो अभी चला भी नहीं था सही से, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतार रही थी। मैं कुछ दिन में दे दूंगी, मन्नत ने कहा तो तबरेज़ शाह ने उसे खुद की तरफ खींचा। वो कटे पेड़ की शाख की तरह उसके करीब आई थी। वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। अपने हिसाब से लूँगा मैं, जब भी लेना होगा। उसकी जूम आईनी बात पर उसने नासमझी से उसे देखा। अपने मैनेजर को बदलो। उसने फ़ौरन संजीदगी का लिबादा ओढ़ते कहा, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। उसने धौंस जमाई और उसे देखा जिसके चेहरे से थकावट साफ झलक रही थी। नींद आई है। उसने मन्नत के बालों में हाथ फेरा तो उसने आंखें बंद करते उसके लम्स को महसूस करते हाँ में सर हिलाया। सो जाओ। वो यकदम पीछे हुआ। अगर कोई मन्नत तबरेज़ शाह से पूछता कि उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा क्या है, तो वो बताती कि उस शख्स का अपनी मर्ज़ी से करीब आकर अचानक दूर हो जाना। वो बाहर निकल गया तो मन्नत नम होती आंखों से अपने बिस्तर में औंधे मुंह गिर गई। वो ऐसा क्यों था? हर बार की तरह ये सोच फिर उसके जहन में आई, लेकिन खटका होते उसने सर उठाया जो बहुत से शॉपिंग बैग्स अंदर लाकर रख रहा था, और फिर उसकी तरफ आते झटके से उसे सीधा किया। किस बात का रोना आ रहा है? इतना बुरा लग रहा है मेरा आना तो सीधा बोल दो, चला जाता हूँ मैं। वो गुर्राया था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, उसने शू शू करते कहा, और उसकी शर्ट से आंसू साफ किए और एक बार फिर शर्मिंदा होते पीछे होना चाहा। तब रेस शाह ने उसके आंसू हाथ से साफ किए और झुककर उसके कंधे पर बोसा दिया। अपने मैनेजर को बदलो मन्नत, मैं दोबारा उसे तुम्हारे पास ना देखूं। उसने सख्ती से कहा तो उसने सर हिलाया। तुम पर वैसे भी अभी मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं मन्नत। उसने उसे सीधा करते देखते हुए कहा, और जो मेरे साथ किया था आपने, क्या उस पर पशेमान नहीं? मन्नत ने नज़रें झुकाए उससे कहा, नहीं। माजी जहन में आते ही फ़ौरन से जवाब दिया तो मन्नत ने झटके से उसे देखा। अगर कभी तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिसकी तुम्हें मुझसे उम्मीद ना हो, कुछ ऐसा जो तुम पर हैरतों के पहाड़ तोड़ दे और तुम बेयकीन हो जाओ, तो मन्नत ने नासमझी से उसे देखा। तो मैं जांचूंगी पहले। अगर वो गलती या गुनाह आपसे हकीकत में सरजद हुआ तो वो हमारी मुलाकात का आखिरी दिन होगा। उसने आंखों में यकीन की आग लिए उसे देखते हुए कहा था। तब रेज शाह के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। उसे उसका ये जवाब हरगिज पसंद नहीं आया। उसने उसे पीछे बेड पर बिठाया और खुद कमरे से निकल गया, लेकिन 5 मिनट बाद ही मेन गेट खुलने की आवाज़ पर वो भागकर बाहर निकली। उसे देखा जो जा रहा था। वो रोकती उसे, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करके जन से निकल गया था। मन्नत ने गेट बंद करते अंदर आते सामने पड़े उसके लाए तमाम शॉपर्स झटके से फेंके थे। यही हकीकत है तुम्हारी तबरेज़ शाह, तुम्हें वही चीज़ हक पर लगती है जो तुम करते हो। उसने गुस्से से कहा और लेट गई। तुम हर बार आते हो, मुझे एहसास दिलाते हो कि तुम मेरे हो, और जब मैं इस हकीकत पर यकीन करने लगती हूँ तो तुम ख्वाब बनाकर उस हकीकत को ख़त्म कर देते हो। क्या तुमसे ज़्यादा कोई जालिम और सितमगर है यहाँ? अगले रोज़ वो ऑफिस नहीं गई थी, ये जानते हुए कि आजकल काम ज़्यादा हो गया था। वो आज भी ना जाती, लेकिन फॉरेन कंपनी के लोग अपना काम देखना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट्स वो एक बार देखना चाहते थे, और उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये डील तबरेज़ के साथ उसे भी दी गई थी। वो बेदिली से तैयार हुई। उसके कल के ग्रे शॉपिंग बैग्स उसने उठाए बिना थे। 9 बजे वो वहाँ पहुँच चुकी थी। पूरे ऑफिस में चहल पहल थी, जो मामूल से ज़्यादा उन्हीं के आने की वजह से थी। वो भी मेन हॉल में तैयारी को एक आखिरी नज़र देखने गई थी। मैनेजर को वो लाई नहीं थी, इसलिए बदला भी नहीं था, और सामने तबरेज़ शाह ने उसका आना और अपने मैनेजर से बात करना सब देखा था। लेकिन जब मन्नत की नज़र उस पर पड़ी तो वो उस पर से निगाहें हटा चुका था। मन्नत भी दूसरी तरफ चली गई, जिसे तबरेज़ ने दूर तक जाते देखा। कितने ही लम्हे उसे देखते उसने आंखों के जरिए उसे दिल में उतारा था। उसकी आंखों की तपिश ही थी कि वो झुंझला कर उठी थी। नज़रें सीधा उससे टकराईं जो उसे ही देख रहा था।
उससे दूर होना चाहा तो बासित ने उसकी कोशिश नाकाम बनाई। मत भूलो के करीब तुम खुद आई थी, अब दूर मेरी मर्जी से जाओगी। अपने कान के पास उसकी गंभीर आवाज़ सुनते उसने सूखे लबों को जुबान से तर किया था। मत भूलो रुबाब ज़िया, अभी कल की सज़ा तुम्हारी पूरी नहीं हुई। उसके कहने पर उसने झटके से उसे देखा। कि क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उस शख्स से दोबारा बात नहीं करोगी। उसका चेहरा सामने करते वो सख्ती से बोला। वो दोस्त है मेरा। वो मिनमिनाई। क्या ये दोस्त इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद शख्स से ज़्यादा अहमियत रखता है? उस पर से हिसार खींचते इस्तफसार किया गया। रुबाब ने तड़प कर उसे देखा। वो क्यों इतना इनसिक्योर हो रहा था? शादी से पहले भी वो फाहद को उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसे फ़ोन करो और बताओ वो तुमसे दोबारा कभी राब्ता ना करे। बासित ने कहते ही उसे देखा, जो भी यकीनी से उसी को देख रही थी। वो बचपन से दोस्त है मेरा। उसने मेरा हर मौके पर साथ निभाया है। मैं कैसे एहसान फरामोश? तो ठीक है, ऑल राइट। बासित कहता उठने लगा कि वो झट से उसे रोक गई। उसे देखते हाँ में सर हिलाया और फ़ोन पकड़कर उसका नंबर मिलाया। अब वो शादीशुदा थी। अगर उसका शोहर नहीं चाहता था कि वो उस शख्स से राब्ते में रहे तो उसे नहीं रहना चाहिए था। उसने फ़ोन मिलाया। बासित ने वापस उसके करीब आते उसकी गर्दन में मुंह छुपाया था। फादी, कैसी हो रबी? कल भी फ़ोन बंद कर दिया, बाद में बंद आ रहा था। खैरियत? फ़ाहद, अब मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। इसे मजबूरी समझ लो। तुमने मेरा साथ हमेशा दिया, उसका शुक्रिया। खुदा तुम्हें उसका अजर दे। उसने कहते ही फ़ोन काट कर गहरी सांस भरी। पल में उसकी आंखें नम हुई थीं। अगर मैंने एक भी आंसू इस बार बाहर निकलता देखा ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। उस पर ऐसे ही हावी होते वो चीखा था। आप बहुत बुरे हैं बासित। बासित ने सकून से उसे खुद से लगाया था। वो पहले ही उसकी मोहब्बत में डूबी थी। रोते रोते मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दिया। ये मंजर उसे बेहद भाया था। उसने दवा ली और वापस लेट गई। जिस्म अब बुरे तरीके से दुख रहा था। उसने खुद को कंफर्टर में छुपाया। दुरेद ने अपने कमरे में काफ़ी देर इंतज़ार किया था कि वो सो जाए तो ही उसके पास जाए, नहीं तो आज वो हरकत कर चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसके साथ साथ दुनिया को भी आग लगा दे। 2 घंटे बाद उसने रुबाइशा के कमरे में कदम रखा तो टेम्परेचर गर्म था। उसने हीटर ऑफ किया और कदम उसकी तरफ बढ़ाए, जिसका पूरा वजूद कंफर्टर में छुपा था। उसके पास बैठते उसने उस पर से कंफर्टर हटाया तो वो सुकड़ी सिमटी लेटी थी। उसे अपनी हरकत पर गुस्सा भी था। क्या सोचा था और हो क्या रहा था? इस हालत में उसके साथ उसने क्या किया था? उसके साथ लेटते उसे हिसार में लिया और उसके चेहरे को देखा, जो हल्का हल्का सुर्खी माइल था। उसने गहरी सांस भरी। जो आग वो लगा चुकी थी वो तो न जाने अब पता नहीं कब बुझती। जिस वजूद ने उसे आग में झोंका था वो उसी वजूद के पास पनाह लेने आया था। वक्त के साथ मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। उसने सारी रात फिर आंखों में काटी थी, क्योंकि साथ वाला वजूद बुखार में तप रहा था। उसने उसे ज़बरदस्ती उठाकर दवा दी और अब सुबह के 5 बजे वो उसके उठने से पहले वापस आ गया था अपने कमरे में। वो जब उठी तब 9 बज रहे थे। फ्रेश होकर वो बाहर आई। जिस्म इजाज़त ना देता था लेकिन भूख हर जज्बे हावी थी। वो बाहर गई तो दुरेद वहीं मेज़ पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसने बना हुआ पराठा अपने आगे घसीटा। सुहरा भी दुरेद ने काम वाली बी को बुलाया। वैसे तो वो अपने काम खुद करता था, लेकिन हफ्ते में एक बार वो यहाँ आकर उसे बुलाकर तमाम काम करवा लेता था घर के। ये ले जाएं और फ्रूट्स काट कर लाएं। उसने रुबाइशा के आगे मौजूद पराठे की तरफ इशारा किया। मुझे यही खाना है, उसने संजीदगी से कहा। आपको कुछ कहा है? मैंने सुगरा भी, वो जो दोनों को देख रही थी, उसके कहने पर फौरन प्लेट उठाई और किचन में गुम हो गई। मुझे घर छोड़ कर आओ अभी, उसने खड़े होते हुए कहा। नाश्ता करो बैठकर। उसने अपनी प्लेट से नज़रें नहीं हटाई थीं। नहीं, यहाँ खाना भी हराम हो गया है। कम से कम अपने घर अपने पैसों का जो चाहे खा तो सकूंगी ना, उसने कहा तो दुरे तल्खी से मुस्कुराया। नाश्ता यही करना है तुम्हें? घर अभी तुम जा नहीं सकती, यहीं रहना है तुम्हें। 2 दिन बाद तुम्हारा चेकअप है, उसके बाद मैं खुद छोड़ आऊँगा। और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? रुबाइशा ने चीखते हुए कहा तो उसने सर उठाया। तमीज़ भूल गई है लगता है आपको रुबाइशा दुरेद युज़दानी। उसने खाने से हाथ हटाए। मुझे प्लीज़ छोड़ कर आएं। अब के उसने इल्तजाई लहजे में कहा तो वो उठकर अंदर बावर्ची खाने में गया और वही पराठा उठाकर लाया।
आधा खाकर जो लाई हैं वो खाना पड़ेगा अभी आपको। उसने बालों में हाथ फेरते तहम्मुल से काम लेते कहा तो वो वाकई बैठ गई। नाश्ता करने के बाद दुरेद ने उसे दवा दी तो वो वापस उसी कमरे में बंद हो गई। दुरेद ने भी अपना काम घर से शुरू किया। दोनों बज़ाहिर नॉर्मल थे, लेकिन अंदर एक आग बरपा थी जो एक दूसरे को जलाकर भस्म करने की ताकत रखती थी। मन्नत उसके सामने ही घूमती, यहाँ से वहाँ काम करवा रही थी। उसका सारा ध्यान तबरेज़ शाह पर था, लेकिन दूसरी तरफ तबरेज़ शाह ने कसम खाई थी उसे ना देखने की, और यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। वो सब अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से करता था, बिना ये जाने कि वो नामहसूस अंदाज में किसी दूसरे शख्स को तड़पा रहा है, मुखालिफ भी वो जो उससे मुंसलिक है। मन्नत ने आखिरी नज़र उस पर डाली और पहली फ़ौरन कंपनी के उसी मेंबर पर जिसने उससे हाथ मिलाया था। उसके चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट आई। उसे पता था अब उसे क्या करना है। तबरेज़ शाह से पहले वो उनके पास गई और उन्हें खुशामदीद कहा, जिस पर तबरेज़ शाह ने सख्त निगाहों से उसे घूरा था। अब वो अपने प्रोडक्ट्स देख रहे थे सारे, और वो खासे मुतासिर भी नज़र आ रहे थे। सर जॉन, मुझे यकीन था आपको हमारा काम पसंद आएगा। वो वहीं रुक गया और मुस्कुराया, जो अब भी अंग्रेज़ी में आया था। जवाब अब भी अंग्रेज़ी में आया था। मन्नत वहीं खड़ी उससे बातें करने लगी। मकसद सिर्फ मुखालिफ को आग लगाना था, जिसमें वो 100% कामयाब भी हुई थी। तब रेस शाह दूर खड़ा उसके चेहरे की मुस्कुराहट को तपती निगाहों से देख रहा था। जॉन वही शख्स था जिसने मन्नत से हाथ मिलाया था, और उसे तब भी ये हरकत नागवार गुजरी थी, और आज वो उसी शख्स से इतना फ्री हो रही थी। अब हमें चलना चाहिए। दूसरे मेंबर ने हाथ मिलाया तो उसने सर हिलाया। ध्यान सारा उसकी तरफ था। सफ़ेद रंग मेरा पसंदीदा है, जॉन ने अंग्रेज़ी में कहा। सच में? मेरा भी। मन्नत ने तबरेज़ शाह को करीब आते महसूस करके कहा। कॉफ़ी पर चलेंगी मेरे साथ? जॉन ने पूछा। बिल्कुल। मन्नत ने बिना सोचे जवाब दिया था कि मुखालिफ उसे किन नज़रों से घूर रहा था और उसकी क्या सज़ा हो सकती है। मन्नत, आप बहुत हॉट हैं, जॉन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते कहा तो वो ठिठकी। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। उसने सब मजाक में किया था ये सब, लेकिन मुखालिफ का ये जुमला, उसकी मुस्कुराहट थमी, और उसने कुछ दूर खड़े तबरेज़ का चेहरा देखा जो ये बात सुन चुका था। उसके भिंचे होंठ और मुठियाँ देखते उसका दिल धड़का। वो कितना घटिया लफ्ज़ अदा कर चुका था उसकी बीवी के लिए। उस अंग्रेज़ के लिए वो आम सा तारीफ़ी जुमला था, लेकिन उसे अंदर तक जला गया था। फिर मुलाकात होगी आपसे जॉन, उसने वहाँ से जाना चाहा। ये सब इतना आगे का उसने नहीं सोचा था। तुम सुर्ख लिबास में ज़्यादा स्पाइसी लगोगी, जॉन की तरफ से एक और जुमला, और तबरेज़ शाह का ज़ब्त जवाब दे गया। वो उसके करीब पहुँचा। निकलो यहाँ से, ऑफिस में जाओ मेरे, फौरन। उसकी कोहनी को हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते वो सुलगते लहजे में घुर्राया। मन्नत उसका गुस्सा देखती फौरन रफू चक्कर हुई थी। बीवी थी मेरी, और हमारे यहाँ बीवी इज्जत होती है हमारी, और मेरी इज्जत पर आंख उठाई तो तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा साले। उसके पास झुकते उसने अंग्रेजी में कहा। इस औरत के लिए मैं दुनिया को आग लगा सकता हूँ, तो तुम्हारी क्या औकात है? ओ, आई एम सॉरी। उस शख्स ने हाथ उठाए। बेटर फॉर यू, अगली बार 100 फुट की दूरी पर रहना। तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए किया कि तुमसे ज़्यादा गलती मेरी बीवी की थी, उसकी सज़ा तो अलग होगी। वो खिसियाता, जॉन खिसियाता हुआ वहाँ से सबके साथ निकल गया। तबरेज़ शाह का जाहो जलाल देखकर वो डर सा गया था। सब मामूल के मुताबिक था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनकी ज़िंदगी में सुकून था एक दूसरे के साथ, जो कब तक बरकरार रहता कौन जानता था। बासित ज़िया ने क्या सोच रखा था ये वही जानता था, या शायद जो सब हो रहा था वो खुद चाहता था कि ऐसा हो। आज रुबाब ने एक बार फिर खाना बनाने की कोशिश की थी। खानसामा के बताने पर ही उसने सब बना डाला था, लेकिन बासित उसे लेट आने का बता चुका था, इसलिए अब वो खुद उसके लिए खाना लेकर ड्राइवर के साथ आई थी। तुम क्या चाहते हो बासित? मुझे नहीं लगता वो कर सकते हो जिसका तुम अंदाज इरादा किए बैठे हो। तुम्हें मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ क्या? तुम नहीं, तुम्हारे इरादे कमज़ोर दिख रहे हैं, मुखालिफ ने कहा जो उसका दोस्त था। नहीं, मैं बस उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है, और मैं जानता हूँ उसे ऐसा लगता है। मैंने पहले दिन से यही चाहा है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो, और मैं उसे इश्क की आखिरी इंतहा पर लाकर छोड़ दूँ, ताकि तब उसका तड़पना उसका भाई भी देखे, उसका भाई भी वो तकलीफ़ महसूस करे जो मैंने की थी अपनी बहन के लिए। कब छोड़ रहे हो उसे? बहुत जल्द। तुम्हें लगता है उसे तुमसे मोहब्बत है? लगता? मुझे यकीन है कि उसे मुझसे मोहब्बत है। लगता? मुझे यकीन है कि उसे मुझसे मोहब्बत है। बीवी है वो मेरी, उसकी आंखों में साफ झलकता है। और बासित ज़िया,
आज से नहीं, शादी से पहले का जानता है कि रुबाब यज़दानी को मुझसे मोहब्बत है। उसने इंकशाफ किया था। और वो पलटा और देखा, दरवाजे पर वो हाथ में डब्बे थामे उसे बेयकीनी से देख रही थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? रुबाब ने संजीदगी से कहा तो उसका दोस्त उठकर चला गया। बासित अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि उसने कुछ सुना है या क्या सुना है। ये खाना लाई थी। आज मैंने पूरा दिन लगाकर उस शख्स के लिए खाना बनाया जिसकी नीयत में खोट आज से नहीं, न जाने कब से है। अच्छा खेल था, बहुत अच्छा। मैं काफ़ी मुतासिर हुई हूँ तुमसे बासित ज़िया, लेकिन तुमने गलत शख्स चुन लिया। तुम्हें लगता है मैं अपने भाई पर आंच भी आने दूंगी? उस भाई पर जो मेरे रोने पर रोया और मेरे हंसने पर मुझसे ज़्यादा खुश हुआ। एक बात का गिला मुझे तुमसे हमेशा रहेगा कि तुम मुझे किसी बाहर के शख्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, और एक गिला मुझे खुद से मरते दम तक रहेगा। उसने आंसू हलक में उतारते लफ्ज़ों का सहारा लेना चाहा कि तुम मेरी आंखों में छुपा वो राज जान गए जो मैं खुद से भी छुपा कर रख रही थी। तुमने मेरी मोहब्बत की बेहुरमती की, और ये गुनाह मैं मुआफ़ नहीं करूँगी। उसने उसका खाने का डब्बा हाथ में पकड़ाया और बाहर निकल गई। अपनी बहन को लेकर आओ जिसके पीछे मेरा भाई खाक छान रहा है, जिसको मनाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये मोहब्बत है, लेकिन हम दोनों बहन भाई मोहब्बत के इस मैदान में खाली हाथ रह गए। इस बात का अफसोस रहेगा। एक आखिरी खुदा हाफिज़ तुम्हारे नाम बासित ज़िया। हो सके तो अपना घर बेच देना, वहाँ की हर चीज़ में रुबाब यज़दानी की खुशबू मिलेगी तुम्हें। वो तल्खी से मुस्कुराती बाहर निकल गई। बासित ने उसके जाते अपना आप खाली होता महसूस किया था, लेकिन यही सब होना था। अभी नहीं तो शायद कल। उसे अब उसे रुबाइशा को लाना था। मुझे वापस जाना है, अब बहुत हो गया। रुबाइशा उसके कमरे में कदम रखते हुए बोली तो उसने लैपटॉप से नज़रें उठाकर उसे देखा। मैं तुम्हें सुबह बता चुका हूँ सब, तो अब इन सब का क्या मकसद है? मुझे किसी भी किस्म की बहस नहीं करनी दुरेद यज़दानी। ये घर मेरा नहीं है और मैं यहाँ किसी अजनबी के घर पर रहना नहीं चाहती। दुरेद उठकर उसके करीब आया और उसका बाजू गिरफ्त में लिया। अजनबी? क्या वाकई वो अजनबी जो तुम्हारी औलाद का बाप है? नहीं। रुबाइशा उसे थोड़ा दूर होकर खड़ी हुई। अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें। मुझे किसी धोखे में नहीं रहना। कैसा धोखा? मैं जानती हूँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारी औलाद से गर्ज है दुरेद यज़दानी, इसीलिए ही तो तुम वही पहले वाले इंसान बन जाओगे। ओह, दुरेद ने ताली बजाते उसके लफ्ज़ों को सराहा। अच्छा, और क्या लगता है तुम्हें? आज वो भी बता दो। तुम जैसा चाहते हो ना वैसा ही होगा। तुम्हें औलाद मिल जाएगी, तुम्हारी मिल जाएगी ये औलाद, लेकिन तब तक मुझसे दूर रहोगे तुम। मैं नहीं चाहती मुझे किसी ऐसे शख्स की आदत डले जिसने मेरा माजी तबाह किया हो। उसने संजीदगी से कहा। अच्छा, क्या तुम्हें इतने दिनों में लगा कि मेरा तुम्हारी फिक्र करने के पीछे ये मकसद था? लगा तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहकर भी ये नहीं था कि तुम वो सब करोगे। वो उसे लाजवाब कर गई। मैं कह चुका हूँ कि मैं वक्त आने पर सब क्लियर कर दूंगा, दुरेद ने तहम्मुल मिजाजी से कहा। और मुझे उस वक्त का इंतज़ार करना ही नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ, और कुछ ना सही, कम अज़ कम सकून तो होगा ना उस ज़िंदगी में। तुम कहना क्या चाहती हो कि दुरेद यज़दानी के साथ उसके करीब रहते तुम बेसकून हो? इस्तफसार किया गया। हाँ। अच्छा लगा सुनकर। मैं जिस औरत को अपना 100% दे गया इन दिनों में, जिसके लिए मैंने अपना दिन रात तारीख अपना काम सब भुला दिया, वो कह रही है कि मैं उसे सुकून नहीं दे पाया। सुन रहे हो सब? उसने गोल गोल घूमते कमरे के दरो दीवार को देखते कहा। एक गिल्टी उभर कर रुबाइशा के गले में मादूम हुई। अलहदगी चाहती हो? उसने रुबाइशा की आंखों में देखते कहा, जहाँ यकदम तारीकी छा गई थी। बोलो, मेरे नाम से आज़ादी चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। उसने नज़रों का जाविया सामने दीवार पर करते कहा। ठीक है, मैं दुरेद यज़दानी। रुबाइशा ने फटी आंखों से उसे देखा। उसे लगा कि अगला मंजर क़यामत ख़ेज़ होगा, लेकिन ठीक है, मैं दुरेद यज़दानी तुम्हारा शोहर हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से निकल सकती हो तो निकल कर दिखाओ। दुरेद ने चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी ग़ुलाम नहीं हूँ दुरेद यज़दानी, वो चीखी। उसका फ़ोन गूंज उठा था जो उसके हाथ में ही था। बासित का नाम देखते दुरेद ने झटके से रुबाइशा को देखा। ये कौन है? तुमसे मतलब? बासित स्या? उसने हैरानगी से पूछा। दुनिया में 1000 बासित हो सकते हैं, लेकिन उसने फिर भी पूछा, अगर मैं कहूँ हाँ तो? रुबाइशा ने कहा तो दुरेद ने उसके हाथ से फ़ोन खींचते कॉल उठाई और स्पीकर पर डाल दी। उनको रवाना करता वो अपने कैबिन में आया, जहाँ वो उसकी कुर्सी पर आंखें मूंदे पड़ी थी, शायद नींद में थी।
तबरेज़ शाह उसके पास गया और झटके से उसे खड़ा किया। वो इस उफ्ताद के लिए हरगिज़ तैयार ना थी, इसलिए हवन्नक बनी उसे देखने लगी। हाथ छोड़े। मन्नत ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालते कहा, मन्नत तबरेज़ शाह, तुम्हें पता है मैंने वहाँ से यहाँ आते और तुम्हें उस शख्स के साथ देखते दिल में हज़ार सज़ाएं सोची थी तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, कोई कोई भी सज़ा तुम्हारे लिए छोटी ही होगी। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मन्नत उसे आंखें खोले हैरानगी से सुन रही थी, जो बहुत संजीदा था। उसका चंद पल पहले वाला गुस्से से सुर्ख चेहरा अब संजीदगी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहा था। कि तुम्हें मुझसे रिहाई चाहिए ना? मन्नत ने झटके से गर्दन उठाकर उसे देता। तो दी तुम्हें रिहाई। तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी तबरेज़ शाह से रिहाई चाहिए थी ना, और अब भी। तब तुम ऐसा कर ना पाई क्योंकि मैंने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन जब किस्मत ने पांसा पलटा तो तुम रिहाई पाते ही गायब हो गई। ऐसी गायब हुई कि तुम्हारा शोहर तबरेज़ शाह भी तुम्हें ना ढूंढ पाया। महीनों मैंने खाक छानी, लेकिन मुझे मेरी बीवी नहीं मिली। अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ढूंढा ही क्यों। उसने खिड़की के पास जाते कहा। उसके हर हर्फ पर मन्नत की सांस अटकी थी। लेकिन मुझे अपना आप पागल लगता है अब, कि मैंने क्यों उस औरत के लिए इतनी खाक छानी जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है। ये कैसा इंकशाफ था। मन्नत के कान साए साए करने लगे। उसे पता था कि वो उससे मोहब्बत तो क्या, पसंद भी नहीं करता उसे। इसलिए यूनिवर्सिटी में बिला वजह उसे परेशान किया करता था, सिर्फ अपने बाप के लिए। लेकिन यहाँ आते, उससे मिलते, उसके हर अंदाज को मुलाहिजा करते उसे महसूस होने लगा था कि मोहब्बत के इस जुर्म में वो अकेली गुनाहगार नहीं, वो शख्स भी बराबर का शरीक है। पर अब